वीक 15 में एसी ड्राइव जो है उसका कंप्लीट लेक्चर है। एसी ड्राइव्स किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, उसके जो कन्वर्टर्स हैं वो कितने कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं और उसमें फ़िल्टर्स का क्या काम है, इसकी डिटेल में वर्किंग और विद वेव फॉर्म और एसी मोटर्स की जो बेसिक्स हैं वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। अब स्टार्ट में सबसे पहले एसी मोटर जो बेसिक्स हैं वो हम देखते हैं कि एसी इंडक्शन मोटर या नॉर्मल दूसरी स्कूटर के जो इंडक्शन मोटर्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड को समझना चाहते हैं, तो एक सिंपल ट्रांसफार्मर है जिसमें दोनों वाइंडिंग्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज है तो उसकी जो थिकनेस है वायर की वो कम है। सिमिलरली जो सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग है उसकी जो थिकनेस है वायर की वो ज़्यादा है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ करंट और लो वोल्टेजेस। तो जैसे ही इसमें करंट जो है वो स्टार्ट होता है तो गुजरना कंडक्टर में से, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो खट करती है मैग्नेटिक फील्ड इस फ्लक्स को, जो आयरन कोर या सिलिकॉन टाइप जो कोर्स हैं ट्रांसफार्मर्स में नॉर्मली यूज़ की जाती हैं, या फेराइट कोर है वो हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होते हैं। ये नॉर्मल एक ट्रांसफार्मर की एग्जांपल है जो 50 हर्ट्ज टू 20 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो फ्लक्स का मतलब ये है कि इसमें कितनी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कट कर रही है इस सरफेस एरिया को, और उसकी वजह से जो फ्लक्स है वो क्या कहते हैं वो इस आयरन कोर के थ्रू जो है वो सेकेंडरी कॉइल्स में तक पहुंचेंगी वो मैग्नेटिक लाइंस, और उस मैग्नेटिक लाइंस की वजह से जो वोल्टेज है वो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ इंड्यूस होंगे। तो फ्लक्स जो है वो फाई से हम डिनोट करते हैं, और फ्लक्स का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया और कॉस थीटा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, जो एरिया है जो एरिया है उसका वेक्टर ए उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो जब ज़ीरो होगा तो cos 0 1 होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स उस वक्त हम अचीव करते हैं। ठीक है। करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर हुज साइज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो इनपुट करंट के, सप्लाई करंट के। नाउ अगर हम डायरेक्शन जो है वो करंट की रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलरिटी है वो भी चेंज हो जाती है। सिमिलरली a conductor passed through a magnetic field will have a voltage induced into the conductor according to Lenz's law. The resulting magnetic field will have the opposite polarity. इसलिए कि जो कंडक्टर है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है, और उसकी वजह से जो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होंगे उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो अपोजिट पोलरिटी होगी जो कि सोर्स मैग्नेटिक फील्ड है उसके मुकाबले में। जिस तरह से मैग्नेटिक पोल्स हैं वो रिपल्स करते हैं, इसी तरह अपोजिट जो पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये पार्ट्स ऑफ एन एसी इंडक्शन मोटर है कि स्टेटर है और उसमें एक स्टेटर वाइंडिंग होती है, और नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से जो है वो उसकी वाइंडिंग पोल्स बनाए जाते हैं। जितने ज़्यादा पोल्स होते हैं उतना ज़्यादा जो है वो उसका टॉर्क बढ़ जाता है, स्पीड कम हो जाती है। ये रोटर है और ये रोटर बार्स हैं जो कि अपोज करते हैं जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स है जो स्टेटर वाइंडिंग है उसको। अगर ये सिंपल एसी इंडक्शन मोटर है तो डेफिनेटली इसमें रनिंग वाइंडिंग होगी जो कि रोटर बार है, इसमें जो कॉइल्स होंगे उनको सप्लाई जा रही होगी, और इसी तरह से जो स्टेटर वाइंडिंग है उनमें एक सप्लाई होगी। तो फ्लक्स जो है वो उसकी डायरेक्शन, अब ये फ्लक्स लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और फ्लक्स का मतलब है कि फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स लाइंस भी हम इसको कहते हैं।
polarity of the coil changes as a function of the polarity of the applied current. डीसी करंट में फिक्स पोलरिटी होती है, एसी में ऑल्टरनेटिंग होती है। और स्टेटर जो वाइंडिंग है वो किस तरह से की जाती है, ये कोर्स हैं, इनमें आयरन कोर्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये टोटल जो है इसमें 6 पोल्स हैं। तो A1 और A2 का जो पेयर है वो 7 काम करेगा। इसी तरह से C1 और C2 का एक पेयर है, B1 और B2 का है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स यानी मोटर वाइंडिंग इस तरह से की जाती है। अब इस स्लाइड के अंदर सिंपली ये बताने की कोशिश करिए कि जो रोटर है उसकी पोजीशन एट 0 डिग्री, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो मेक श्योर कि जितने भी फेजेस हैं उनका आपस में जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री फेज है। यानी अगर मैं एक एग्जांपल, अगर ये वाली जो फेज है फेज बी, अगर ये 0 पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसके बाद जो सी है वो आफ्टर 120 डिग्री वो स्टार्ट होगा राइज होना। यानी एक वेव फॉर्म अगर एक फेज डिक्रीज होना शुरू होता है तो उस वक्त जो दूसरा फेज है या तीसरा फेज है वो राइज होना शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यू रहता है। तो इसमें डिफरेंट पोजीशन जो रोटर की है वो बताई है इस फिगर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री पर ये नॉर्मल पोजीशन है इसके रोटर की, और ये दोनों जो रेड स्पॉट्स लाइन आपको नज़र आ रही हैं वो ये है कि साउथ और नॉर्थ पोल और नॉर्थ और साउथ इस तरह से। फॉर आफ्टर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के बाद जो रोटर है वो स्टेप ले चुका है। और नॉर्मली अगर जीरो एक्सिस के अकॉर्डिंगली आप इसका एंगल देखें तो वो 60 है। जब उसमें 60 आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो इस स्ट्रेट इस पोजीशन में आ जाएगा। तो हर 60 डिग्री के बाद ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। तो जो फ्रिक्वेंसी है उसके हिसाब से जो मोटर की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सिमिलरली इस एग्जांपल इस फिगर के अंदर कि हाउ रोटर करंट इज जनरेटेड, वो किस तरह से जनरेट होता है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग की मदद से जो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसकी मदद से रोटर ने घूमना होता है। तो एक्चुअल जो स्पीड ऑफ रोटेशन है जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर वाइंडिंग की वो सिंक्रोनस स्पीड होती है। नॉर्मली जो एसी इंडक्शन मोटर है उसके रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम होती है, क्लोजर होती है मगर कम होती है। तो इसी तरह जो रोटर है उसकी जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उनका जो आपस में डिफरेंट पोलरिटीज़ की वजह से उसमें एक फोर्स जनरेट होती है और मोटर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देती है। नाउ द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी मोटर, ये क्या होती है कि इज द स्पीड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रेवोल्यूशन, उसकी जो मूवमेंट है स्टेटर वाइंडिंग की, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये होती है इन आरपीएम रोटेशन पर मिनट। तो इसका जो फार्मूला है वो 120 इसलिए कि जो ये कांस्टेंट है फार्मूले का, क्योंकि जो 3 फेज है तीनों फेजेस आपस में 120 डिग्री उनमें फेज डिफरेंस होता है। तो 120 जो है ये फार्मूले का कांस्टेंट है। और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो सोर्स सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स पर फेज। अब नंबर ऑफ पोल्स जो पीछे स्टेटर वाइंडिंग के अंदर आपको दिखाए थे मैंने, ये जो आयरन कोर्स हैं ये नंबर ऑफ पोल्स, इन नंबर ऑफ पोल्स की बात हो रही है। ये जितने ज़्यादा होंगे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्पीड के, और ये टॉर्क बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो और ज़्यादा कॉस्टली होता है ये। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ पोल्स आप इंक्रीज करेंगे तो जो है वो आरपीएम तो कम हो जाते हैं मगर टॉर्क बढ़ जाता है। तो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द स्पीड एंड द कॉस्ट और एंड द टॉर्क। अगर टॉर्क आप बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने की वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एसी मोटर की बेस स्पीड वो है जो नंबर प्लेट पर लिखी होती है। द बेस स्पीड इज रेटेड नेम प्लेट स्पीड, स्पीड ऑफ मोटर एट रेटेड आर्मेचर वोल्टेज, यानी जो रेटेड नॉमिनल वोल्टेज जो मैन्युफैक्चरर ने आपको बताया जब आप वो उस पर अप्लाई करेंगे तो जो रोटर की स्पीड है वो बेस स्पीड है। उसका फार्मूला
अगेन 120 एफ यानी फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस स्लिप। अब स्लिप क्या होता है? स्लिप भी आरपीएम के अंदर ही होता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर वाइंडिंग की, उसका और जो एक्चुअल स्पीड, उन दोनों का आपस में डिफरेंस। एसी मोटर्स और नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से जो डिफरेंट जो है यहाँ पे टेबल में बताई गई है स्पीड और टॉर्क, कि देखें मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स पर स्पीड जो है उसकी आरपीएम 3600 आरपीएम है, और 1.5 फीट एलबीएस जो है इसका टॉर्क है। तो इसी तरह से टोटल जो नंबर ऑफ पोल्स अगर 4 कर दें तो आरपीएम कम हो जाएंगे, और इसकी जो टॉर्क है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आप पोल्स इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं तो नंबर ऑफ पोल्स जो है, जो टॉर्क है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसी तरह से उसकी टोटल जो पावर है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पावर का मतलब है ज़्यादा ताकत चाहिए आपको, ज़्यादा टॉर्क चाहिए, रोटेशनल फोर्स। टॉर्क इज रोटेशनल फोर्स ड्राइव करने के लिए। स्पीड जो है वो उसकी कम होती जाएगी, कॉस्ट भी ऑल दो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब स्लिप स्पीड आप कैलकुलेट किस तरह से करते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड और माइनस रोटर स्पीड या मोटर की नॉर्मल जो भी बेस स्पीड है, ये रोटर है इसकी स्पीड, और ये जो स्टेटर वाइंडिंग है इसके हिसाब से जो ये रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है वो स्लिप स्पीड कहलाती है। अब मोटर क्लासिफिकेशन जो है वो नेमा जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है कि द नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, जिसने डिफरेंट क्लासेस ऑफ मोटर्स हैं, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्दर्न अमेरिका एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से उन्होंने बताएं कि डिफरेंट लोड्स, टॉर्क और स्पीड्स के हिसाब से उन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं 4, कि नेमा ए जो है वो जितनी भी मोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हाई एफिशिएंसी और एक्सट्रीमली हाई फुल लोड स्पीड। ठीक है, इसी तरह नेमा बी जो मोटर्स हैं उनकी जो टॉर्क मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉर्मल कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं। दे आर यूज फॉर लो स्टार्टिंग टॉर्क लोड्स, और सच एस अगर कोई फ्लूइड जो है वो आपने मूव कराना है या फेंस हो गए तो इनका स्टार्टिंग जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू नेमा ए। नेमा सी और डी जो है ये ज़्यादातर स्टार्टिंग अगर हाई टॉर्क चाहिए तो वहाँ पे सिंपली नेमा सी और नेमा डी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक एग्जांपल दी है कि नेमा बी डिज़ाइन जो मोटर्स हैं उनकी करंट, टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, कि अगर आपने स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड उसकी अगर कम है, लेट्स से 25% है, तो जो टॉर्क है वो 170 और 180 के परसेंट के अराउंड होगा, और सिमिलरली जो करंट है वो अप्रोक्सीमेट 600 एम परसेंट के बराबर होगा। तो इसी तरह अगर आप स्पीड आप बढ़ाते चले जाएंगे सिंक्रोनस स्पीड, तो टॉर्क और जो करंट है वो कम होता जाएगा। करंट कम होने का मतलब ये कि उसका टॉर्क भी कम होता जाएगा। तो हाई स्पीड जो मोटर्स हैं तो उनकी करंट की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। अब ये तो बेसिक्स थी जो एसी मोटर्स की। अब हम जो एसी ड्राइव्स हैं, एसी मोटर्स को ड्राइव करने के लिए, यानी उनकी टॉर्क, स्पीड और इसको वेरी करने के लिए, उनकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम जो ड्राइव्स यूज़ करते हैं उसमें जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड होती हैं, इसलिए कि ये हमें ऑफ़र करती हैं कि हम वेरिएबल स्पीड भी और डिफरेंट टॉर्क और करंट कंडीशंस पे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। और इसकी जगह पे अगर आप सॉफ्ट स्टार्टर आप यूज़ करें तो सॉफ्ट स्टार्टर में जो स्पीड है वो वेरिएशन उसमें जो है नहीं होती, और बस स्टार्टर और रनिंग कंडीशन जो है वो स्टार्टिंग जो रिक्वायरमेंट्स है उनको वो सॉफ्टली स्टार्ट करके ओवरकम करते हैं। तो VFDs जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ अ VFD। ऑल्सो नोन एज, हम इसको इन्वर्टर कहते हैं या वेरिएबल स्पीड ड्राइव भी कहते हैं,
इसी तरह से एसी ड्राइव भी इनका नाम है। तो ये तीनों जो है ये इसी सेम जो एसी ड्राइव की ही वेरिएंट है। एसी ड्राइव के अंदर एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्टर यानी एसी टू एसी कन्वर्टर्स भी इनको कहा जाता है। अब जो VFD है वो कैन बी यूज टू कंट्रोल बोथ स्पीड एंड टॉर्क ऑफ ए स्टैंडर्ड इंडक्शन 3 फेज एसी मोटर। ठीक है, और इट वेरीज बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पेयर्स ऑफ द एसी वेवफॉर्म बीइंग डिलीवर्ड टू द मोटर सेविंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए कि एक ही इंडक्शन मोटर है उससे ही डिफरेंट जैसे टॉर्क अगर आपको बढ़ाना है स्पीड कम करनी है तो वो भी ये VFD कर लेगी, अगर स्पीड बढ़ानी है टॉर्क कम करना है तो वो भी ये कर लेगी। तो इसकी वजह से आपको डिफरेंट जो मोटर्स हैं वो डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, जिसकी वजह से कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाती है। और इसी तरह से डिपेंडिंग ऑन द लोड उसके हिसाब से ये अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड और इसका टॉर्क जो है वो अकॉर्डिंग टू दी डिफाइंड पैरामीटर जो कि आप उसको बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये कंडीशंस जो है वो मेंटेन करती है इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर्स की। अब VFD के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या कैटेगरीज है कि इनपुट सेक्शन ड्रॉज AC इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द यूटिलिटी, यानी जो इनपुट सेक्शन है वो मेन AC इलेक्ट्रिक पावर लेगा 3 फेज या सिंगल फेज। फिर उसको रेक्टिफिकेशन करनी है यानी रेक्टिफायर लगा होगा, रेक्टिफायर का काम सिंपली ये है कि उसको DC में कन्वर्ट करना। फिर इन्वर्टर सेक्शन है कन्वर्ट DC बैक इनटू दी कंट्रोलेबल AC वेव फॉर्म, इसलिए कि जो आउटपुट ड्राइव है वो 3 फेज है। अब VFDs को हम यूज़ क्यों करते हैं हम पहले भी बता चुके हैं कि जो कॉस्ट और स्पीड है, स्पीड कंट्रोल हम करना चाहते हैं, कॉस्ट बचाना चाहते हैं पंप्स में। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, फैंस, हाई वोल्टेज AC फैंस हो गए या मोटर्स हो गई, ब्लोअर्स हो गए, ETC, लोअर सिस्टम मेंटेनेंस एंड एक्सटेंड ऑपरेटिंग लाइफ। इसलिए कि जो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द लोड तो प्रिसाइजली उनकी कंडीशंस को मॉनिटर करके उसके अकॉर्डिंगली इसका टॉर्क और स्पीड जो है वो मेंटेन कर सकते हैं VFDs के थ्रू। तो यहाँ पे एक चार्ट है, इसमें ये बताया गया है कि VFDs के साथ जब आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स की मोटर्स अगर आप यूज़ करें और विदाउट VFD तो आप उनकी कॉस्ट देख लें कि अगर 25 किलोवाट की जो मोटर है वो आपको यूज़ करना पड़ती है अगर आप VFD उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, और जो VFD के साथ जो मोटर आप यूज़ करेंगे उसकी हॉर्स पावर जो 30 जो कि अराउंड 22 किलोवाट बनता है, तो यहाँ पे आप कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो सेम परफॉर्मेंस करने के लिए अगर विदाउट आप VFD मोटर को यूज़ करेंगे तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये डॉलर्स में उसकी एनुअल कॉस्ट और 24 आवर्स कॉस्ट बताइए कि एक्स्ट्रा आपको इतनी कॉस्ट पड़ जाती है। अब हम करना क्या चाहते हैं VFD के थ्रू, तो मेक अ कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सोर्स है और यूजिंग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इसलिए कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करके सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस हैं उनकी मदद से हम कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल वोल्टेज में या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में। The purpose of this supply is to accurately vary and control the speed and torque characteristics of AC 3-phase industrial motors। यानी हम ये चाहते हैं कि जो स्पीड या टॉर्क है अगर लोड ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ताकत ज़्यादा चाहिए तो करंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और स्पीड कम हो जाएगी, तो उस वक्त जो है वो VFD जो है उसके अकॉर्डिंगली स्विचेस करना शुरू कर देगी, जो कन्वर्टर्स लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब ये हम किस तरह से करते हैं और कौन से जो कंपोनेंट्स हैं जिसकी मदद से हम AC ड्राइव बनाते हैं, तो रेक्टिफायर असेंबली, DC लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जिसको हम DC चोक भी कहते हैं। इंडक्टर बेस्ड होती है, इंडक्टर्स हम लगाते हैं लाइंस के अंदर ताकि इलेक्ट्रिकल नॉइज या हाई स्पाइक्स है उनको रिमूव करने के लिए हम DC चोक या DC लिंक जो इंडक्टर्स हैं वो लगाते हैं, और फिर उनसे वो गुजर के सप्लाई जाती है कैपेसिटर फिल्टर को ताकि वो रिपल्स को ख़त्म कर दे। फिर इन्वर्टर सर्किटरी को जाती है जो कि कन्वर्टर है। अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो है वो कन्वर्ट कर देती है
input 60 Hz utility power going to DC, then converts to a simulated variable voltage and variable frequency output. ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें ये VFD है, उसको इनपुट 50 to 60 हर्ट्ज जो भी पावर है, जो भी आपके सिस्टम यूज हो रहा है, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेजेस में ये कन्वर्ट कर देती है। फ्रीक्वेंसी की मदद से आप जो है वो उसकी स्पीड को वेरी करते हैं। तो इसी तरह ये इस इनसाइड दी VFD क्या होता है, क्या रेक्टिफायर है, AC टू DC, DC जो है वो DC लाइन आ गया, इसमें DC लिंक इंडक्टर और फिल्टर लगा होता है। फिर इन्वर्टर है, इन्वर्टर की मदद से जो वापस से ये AC में कन्वर्ट कर दी जाती है। अब जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है वो हम काम किस तरह से करते हैं कि जो DC बस है वो जो कन्वर्टर ब्रिज यानी इन्वर्टर हमारा है, वो हम उसको इस तरह से स्विचिंग करते हैं कि ये न्यूट्रल है, ज़ीरो है। अगर ऊपर की तरफ हम स्विच करेंगे तो ये पॉजिटिव जो साइकिल आ रही है उसके लिए है, और नेगेटिव साइकिल के लिए नीचे हम जो है वो उसकी स्विचिंग करेंगे। और ये जो वेव फॉर्म है, ये डिफरेंट जो पल्सेस सेगमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हम क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ताकि हम इसको अप्रोक्सीमेट किस तरह से करते हैं साइन वेव को। ये है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और इसकी मदद से जो है वो हम क्या कहते हैं, जो नॉइज़ है, हार्मोनिक्स है, या जो DC ऑफसेट करंट है, DC ऑफसेटिंग जो प्रॉब्लम होती है स्क्वायर वेव्स की, वो हम रिमूव करते हैं। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है कि ये तो स्विचिंग जो इनकी स्पीड है ये एक अलग टाइम पीरियड है, इसी तरह से टोटल कंप्लीट जो पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को मिला के जो टोटल टाइम पीरियड बनता है ना, दिस इज द मेन टाइम पीरियड या मेन फ्रीक्वेंसी उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज होनी चाहिए एक सेकंड के अंदर। अगर 220 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है तो अकॉर्डिंगली ये टोटल टाइम पीरियड आपको इंक्रीज करना होगा, जिसकी मदद से स्पीड आप मोटर की आप बढ़ा सकते हैं। और अगर रिड्यूस करनी है तो ये टोटल जो टाइम पीरियड है, कैरियर फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको आपने रिड्यूस करना होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअली सर्किट डिटेल के। भाई जो रेक्टिफायर हमने देखा वो ये 3 फेज किस तरह होता है, ये अनकंट्रोल की हमने एग्जांपल दी है कि सिमिलरली जो भी इनपुट है और उसके अकॉर्डिंगली जो ये ब्रिज है काम करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा DC में, पल्सेटिंग DC में। फिर ये DC लिंक या DC चोक जो है वो इंडक्टर यहाँ पे क्यों लगा है, जो रिपल्स हैं या नॉइज़ है, इलेक्ट्रिक नॉइज़ है उसको, या हाई स्पाइक्स हैं, क्योंकि VFD के साथ ये लगाना ज़रूरी होता है हर फेज़ में, क्योंकि लोड के हिसाब से सडनली जो करंट डिमांड होती है वो राइज होती है और डिक्रीज होती है, तो जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी यही होती है कि इसकी जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की होती है। तो जैसी हाई स्पाइक्स आती है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग आती है तो वो उसको लिमिट कर देता है। फिर उसके बाद ये कैपेसिटर है जो कि फिल्टर आउट कर देता है, प्योर DC में कन्वर्ट कर देता है। ये IGBTs बेस्ड आउटपुट इन्वर्टर्स है, और IGBTs जो है वो वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है MOSFET और BJTs का। तो आप सिमिलरली यहाँ पे SCRs भी यूज़ कर सकते हैं। और जो IGBTs हैं उनका फ़ायदा ही यही है कि उनकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो MOSFETs की यूज़ करते हैं, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स BJTs की, क्योंकि वो पावर आउटपुट डिलीवरी जो है वो BJTs की ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू MOSFETs। और MOSFET जो है उनकी इनपुट जो हैंडलिंग प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, तो इसलिए IGBTs को यूज़ किया जाता है VFDs के अंदर। अब इन्वर्टर के अंदर जो 6 जो है वो स्विचेस होते हैं, और ये हम थायरिस्टर, बाइपोलर, ट्रांजिस्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं, MOSFET और IGBTs क्यों यूज़ होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। और PWM जो है वो स्कीम यूज़ करके इन इन्वर्टर्स को स्विच ऑन किया जाता है फॉर स्मूथ मोटर ऑपरेशन। अब यहाँ मैं सर्किट डायग्राम की वर्किंग को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा 3 फेज़ के बारे में ये बता दूं। जैसे ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है तो उसके
जो 3 कॉइल्स हैं कि फेज़ 1 का जो कॉइल है वो रेड वाला है, येलो वाला जो है वो कॉइल 2 है फेज़ 2 के लिए, और ब्लू कलर जो है वो फेज़ 3 के लिए है। और जो भी अगर इन तीनों फेजेस को हम कंबाइन करें तो आप ये नोट डाउन करें कि यहाँ अगर फेज 1 राइज हो रहा है इस एंगल पर, तो आफ्टर 120 डिग्री फेज 2 राइज हो रहा है, फिर आफ्टर अगेन 120 डिग्री फेज 3 राइज हो रहा है। तो किसी भी स्पैन पर जो है वो इसमें जो पावर है वो लैग नहीं कर रही। अगर एक फेज कम होता है तो दूसरा फेज जो है वो राइज कर जाता है, तो जिसकी मदद से ये कंप्लीट थ्री फेज सिस्टम काम करता है। तो ये तो इनपुट सप्लाई का कॉन्सेप्ट था। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा जो हमने प्रीवियस देखा था कि रेक्टिफायर, अनकंट्रोल्ड थ्री फेज रेक्टिफायर, उनको हमने टैग दे दिया, नाम दे दिया D1 D3 D5 D4 D6 और D2 का। और जो पहली वाली ब्रांच है उस पर फेज 1 कनेक्टेड है, जो दूसरी वाली ब्रांच है उस पर फेज 2 कनेक्टेड है, और इसी तरह सीक्वेंस में फेज 3 जो है वो तीसरी ब्रांच से कनेक्टेड है। तो फेज 1 का जो साथ दो डायोड्स लगे हैं वो D1 है, D4 है, और फेज 2 के साथ D3 और D6 है, और फेज 3 के साथ D5 और D2 है। अब हम फॉर द फर्स्ट साइकिल हम बात करते हैं कि फर्स्ट साइकिल अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे 3 फेज है, और इसमें से कौन से डायोड्स कंडक्ट करेंगे, उसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, हमें ये देखना होगा कि कौन सा फेज जो है वो लीडिंग पोजीशन पर है। तो वो वाली ब्रांच का डायोड, अपर डायोड, यानी D1 D3 D5 में से कौन सा डायोड एक्टिव होगा, जो फेज लीडिंग पोजीशन पे होगा उसकी ब्रांच का डायोड जो है वो एक्टिव होगा। अब जैसे इसमें सबसे टॉप पोजीशन पर रेड वाला, और रेड वाला जो है यहाँ बता दिया मैंने कि वो फेज 1 है। तो फेज 1 जो कनेक्टेड है वो पहली वाली ब्रांच के साथ है, और उसमें अपर वाला जो साइकिल है, अपर टॉप पीक है, उसके लिए D1 जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और लोड को जो करंट है वो D1 से गुजर कर इसको सप्लाई मिलेगी। और ये सिंक अब कहाँ होगा, इनमें से कौन सा डायोड है जो कि ऑन होगा और उसको सिंक करेगा। इसके लिए आपको अगेन इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को देखना पड़ेगा जो कि फर्स्ट साइकिल के अंदर है। इसमें आपने दो फेज देखने होते हैं, एक तो सबसे लीडिंग पोजीशन वाला और सबसे लीस्ट पोजीशन वाला। कि सबसे लैगिंग पोजीशन पे कौन सा फेज है, वो येलो कलर का फेज है जो कि फेज 2। तो फेज 2 जिस ब्रांच से कनेक्टेड है उसका वाला नीचे वाला डायोड जो है वो एक्टिव होगा। इसलिए कि इस करंट सिंक कराने के लिए, साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको नीचे वाले डायोड्स को देखना होगा, और पॉजिटिव पीक के लिए ऊपर वाले डायोड्स को देखना होगा। तो नीचे वाले डायोड्स में से फेज 2 के साथ जो इस वक्त कनेक्टेड है वो D6 है, तो D6 उस वक्त एक्टिव हो जाएगा। इसलिए कि जो फेज 3 वाला डायोड है वो उसमें से करंट इसलिए सिंक नहीं हो सकता क्योंकि वो एक अपर लेवल पर है, उसके जो वोल्टेजेस हैं वो एक अपर लेवल पर है। ठीक है, तो इसी वजह से जो D6 है वो एक्टिव होगा। तो फर्स्ट साइकिल के अंदर D1 और D6 का पेयर काम करेगा। ये पेयर जो कॉम्बिनेशन है ये इसको अच्छी तरह से समझना है कि सबसे पहले हमने दो फेजेस देखने हैं किसी भी साइकिल के अंदर। इन टोटल 6 साइकिल्स में से आप कोई सा भी साइकिल उठा लें और उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि लीडिंग पोजीशन पे कौन सा फेज है। तो ऊपर वाले डायोड्स में से वो वाला डायोड एक्टिव हो जाएगा जो कि लीडिंग फेज है, लीडिंग फेज से कनेक्टेड है। और रिटर्न पाथ जो उसको मिलेगा वो आपने देखना है कि इस साइकिल में से सबसे लीस्ट पोजीशन पे, यानी नेगेटिव उसमें पीक में कौन सा जो वोल्टेज है वो है, या लोएस्ट पोजीशन पे आप यूं कह लें सिंपली, जो समझना जिसको आसान है, तो वो सिंकिंग पाथ जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट साइकिल के लिए अभी से अजम्पशन कर लेते हैं कि नेक्स्ट साइकिल में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट साइकिल में अगेन देखें कि साइकिल नंबर 2 में अगेन जो लीडिंग पोजीशन है वो फेज 1 की है। तो इसका मतलब है D1 तो कंडक्ट करता रहेगा, मगर जो फेज 2 था वो अब लीडिंग पोजीशन पे आ गया है, और बिल्कुल लीस्ट नेगेटिव पोजीशन पे जो आ गया है वो हमारे पास फेज जो है वो ब्लू कलर का फेज 3 आ गया है। तो इसका मतलब है D1 के साथ अब फेज 3 जिस ब्रांच पे कनेक्टेड है उसका लोअर डायोड है वो एक्टिव हो जाएगा। तो फेज 3 के साथ
यहाँ पे एक तो ऊपर वाला D5 कनेक्टेड और लोअर वाला हमने देखना है D2। तो D1 और D2 सेकंड फेज में, सेकंड साइकिल में आप कंडक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने नेक्स्ट स्लाइड कर दी। तो सेकंड साइकिल के अंदर जो है वो जो फेज 1 है उसके साथ जो डायोड कनेक्टेड था D1 वो अगेन कंडक्शन कर रहा है। और अब फेज 3 का जो डायोड है वो है D2, अब वो कंडक्शन में है। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो है वो साइकिल बन रही है। अब अगेन हम थ्री साइकिल को, थर्ड साइकिल को देखेंगे। तो थर्ड साइकिल में अब फेज 2 लीडिंग पोजीशन पर आ गया। तो फेज 2 के साथ जो अपर डायोड है वो कनेक्टेड है D3। तो D3 अब थर्ड साइकिल में एक्टिव हो जाएगा। और जो लीस्ट पोजीशन पर है, जो सबसे कम जो फॉलिंग जो वोल्टेजेस हैं जिसके सबसे कम है वो है फेज 3। तो फेज 2 और फेज 3 जो है थर्ड साइकिल में पूरी साइकिल कंप्लीट करेंगे। और जो D3 के साथ फेज 3 का जो डायोड है वो D2 अगेन कंडक्शन मोड में रहेगा। तो देखें अब यहाँ पे फेज 2 और फेज 3 जो है वो सप्लाई और रिटर्न का काम कर रहे हैं। पॉजिटिव पीक जो है वो फेज 2 दे रहा है और नेगेटिव पीक जो है वो रिटर्न का काम जो है वो फेज 3 कर रहा है। और D2 और D3 जो है वो थर्ड साइकिल में लोड को सप्लाई दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब फोर्थ वन में देख लें कि फेज 2 और फेज 2 जो है वो पॉजिटिव पीक है, नेगेटिव पीक जो है वो फेज 1 है। तो रिटर्न का काम फेज 1 करेगा। तो फेज 1 के साथ रिटर्न के लिए D4 कनेक्टेड है। और जो फेज 2 उसका लीडिंग जो पोजीशन पर है वो D3। तो करंट यहाँ से फ्लो करके और सिंक कर जाएगा फेज 1 में। ठीक है, इसी तरह फेज 5 के अंदर अगेन अब फेज 3 आ जाएगा और फेज 1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव पीक जो है वो फेज 1 का है। तो इसका मतलब है D4 तो रिटर्न का काम करेगा सिमिलरली। और जो फेज 3 है, फेज 3 के साथ D5 कनेक्टेड है। तो D5 जो है वो पॉजिटिव पीक का काम करेगा, सप्लाई का काम करेगा। तो अगेन ये देखें जो फेज 3 है उस पर अब शिफ्टिंग हो गई है और वो पॉजिटिव पीक अब यहाँ से आ रही है। और नेगेटिव जो पीक अभी हमें दे रहा था जो फेज, वहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गया, रिटर्न। इसी तरह से जो साइकिल नंबर 6 है उसमें अगेन फेज 3 जो है वो लीडिंग पोजीशन पे उसने अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखा है। तो इसका मतलब है कि जो D5 है वो कंडक्शन करता रहेगा, पॉजिटिव पीक इसको यहाँ से सप्लाई मिलेगी लोड को। और वो रिटर्न जो पाथ है वो फेज 2 पे मिलेगा। तो फेज 2 पे जाके वो सिंक कर जाएगा। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट जो है सर्किट हो गया है। और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर की स्टेप बाय स्टेप वो हमने देख ली है। और इसमें कंटिन्यूसली जो है वो इस तरह से ये वर्किंग में करते रहेंगे। तो आपने ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, क्योंकि D1 और D6 तो बिल्कुल अकॉर्डिंगली इसी के हिसाब से आपने स्विचिंग करनी होगी। जो IGBT आपका इन्वर्टर ब्रिज है कि जो पेयर यहाँ पे काम करे इसी तरह वहाँ पे भी पेयर उसमें काम करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा IGBT की वर्किंग को समझने के लिए, क्योंकि वो भी एक एज अ ट्रांजिस्टर ही वर्क करता है। जब आप उसके गेट पर सप्लाई देते हैं थ्रेशोल्ड से ज़्यादा तो वो ऑन हो जाता है, और जब आप उसको ऑफ करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। तो उसकी जगह पे इसको समझने के लिए हमने स्विचेस जो है सिंपल ऑन ऑफ स्विचेस हमने प्लेस कर दिए। उनका जो टैग है वो अब स्विच 1, S1, S3, S5, क्योंकि डायोड का जो कॉम्बिनेशन हमने रखा है वो D1, D3, D5 रखा है। इसी तरह से डायोड्स का लोअर जो पार्ट है नेगेटिव पीक के लिए D4, D6 और D2 रखा है। तो इसी तरह से हमने S4, S6 और S2 जो है वो हमने लोअर पीक के लिए इन्वर्टर साइड पे हमने स्विचेस का नाम रखा है। अब फर्स्ट साइकिल के लिए जो फेज 1 है वो लीडिंग पोजीशन पर था। ठीक है, और जो फेज 3 तो 0 पोजीशन पे था और फेज 2 जो है वो नेगेटिव पोजीशन पे था। तो फेज 1 और फेज 2 जो है वो साइकिल 1 के अंदर एक्टिव थे, जो कि हमने प्रीवियसली देखा था कि इनके साथ S1 और S6 को हमें ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि D1 और D6 से जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो रही है और वो आगे स्विचेस के थ्रू लोड पे सप्लाई हो रही है। लोड से मोटर से अंदर, या मोटर अगर लगी है उसके कॉइल से गुजरकर फेज 2 में से गुजरकर सप्लाई रिटर्न हो रही है। और S6 स्विच भी ऑन है उस वक्त, और ये साइकिल कंप्लीट हो रही है D6 में से गुजर के।
तो जो पेयर हमने फर्स्ट साइकिल के लिए डायोड्स का हमने अंडरस्टैंड किया था D1 और D6, तो उसी वक्त सेम हम S1 और S6 को हम ऑन करेंगे। और ये वेव फॉर्म से भी हमें नज़र आ रहा है कि साइकिल 1 के अंदर फेज़ 1 जो है वो लीडिंग पोजीशन पर है और नेगेटिव जो पीक आ रही है वो फेज़ 2 की आ रही है। तो इसी तरह से जो भी पॉजिटिव पीक होगी जिस फेज़ की, उस वक्त हमें वो स्विच ऑन करना है IGBT, ठीक है। और अब हम नेगेटिव फेज की तरफ आते हैं, यानी सेकंड साइकिल की तरफ आते हैं। सेकंड साइकिल में स्टिल अभी भी जो पॉजिटिव पीक है वो रेड यानी फेज 1 की है। तो फेज 1 का जो पॉजिटिव जो है वो D1 है, पॉजिटिव पीक D1 में से गुजरेगी और S1 में से गुजरेगी, क्योंकि S1 और D1 दोनों सेम साथ काम करेंगे। और जो नेगेटिव पीक है अब वो फेज 2 से चेंज होकर फेज 3 पर आ गई है। तो फेज 3 का जो नेगेटिव वाला है वो है D2। तो उस वक्त जब D2 ऑन होगा तो हमें वी शुड स्विच ऑन दी S2। तो अब जो सप्लाई जो साइकिल बनेगी मोटर में से, जो इंडक्टिव लोड में से गुजर के जो रिटर्न होगा वो फेज 3 के थ्रू रिटर्न होगा और D2 से जो है वो रिटर्न हो जाएगा। और आप नीचे देख सकते हैं कि इनका जो कंबाइन जो फेज है, अगर हम कंबाइन करें तो इस वक्त जो फेज 1 है वो पॉजिटिव पीक आ रही है और ज़ीरो जो है वो पहले आ रही थी फेज 3 से, फिर फेज 2 पे आ गई, शिफ्टिंग हो गई। और नेगेटिव पीक जो है वो ऑल्टरनेटिंग पोजीशन, पहले जो फेज 2 था नेगेटिव पीक आ रही थी और फेज 3 जो है अब उस पे सेकेंड साइकिल के अंदर नेगेटिव पीक आ रही है। अब थर्ड साइकिल के अंदर अब जो भी फेज होगा लीडिंग पोजीशन पर, उसके अकॉर्डिंगली हम ऊपर वाला स्विच और डायोड्स के साथ हमें वो एक्टिव करना होगा। अब जो पॉजिटिव पीक है वो फेज 2 पर आ गई, तो फेज 2 के साथ D3 है, तो D3 जो है वो S3 स्विच के साथ, इन्वर्टर स्विच के साथ वो साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी और मोटर को वो ऑन कर देगा। और रिटर्निंग जो पाथ है वो थर्ड फेज के अंदर, थर्ड साइकिल के अंदर वो जाएगा फेज 3 के थ्रू, क्योंकि फेज 3 जो है वो नेगेटिव पोजीशन पर है। तो D2 के अंदर से यानी फेज 3 में से होता हुआ और D2 में से गुजरेगा और रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा IGBT या जो भी इन्वर्टर सर्किट है कंप्लीट VFD का। अब फोर्थ साइकिल के अंदर जो पॉजिटिव पीक है वो फेज 2 की है, तो इसका मतलब है D3 और D3 से सप्लाई जाएगी और S3 जो इन्वर्टर ब्रिज है उसके थ्रू स्विच के थ्रू सप्लाई जाएगी मोटर को। और जो नेगेटिव पीक है वो फेज 1 में आ रही है, तो फेज 1 में अब सप्लाई जो है वो रिटर्न कर जाएगी और S4 स्विच के थ्रू और D4 से होती हुई ये रिटर्न हो जाएगी साइकिल। इसी तरह से S5 अब फिफ्थ साइकिल के अंदर आप देखें जो फेज 1 है वो अभी भी नेगेटिव पोजीशन पर है। तो इसका मतलब है जो रिटर्निंग पाथ है वो फेज 1 के D4 के थ्रू होगा और इन्वर्टर जो ब्रिज है उसमें से S4 के थ्रू रिटर्न होगा। और जो पॉजिटिव पीक है वो फेज 3 पर आ रही है, तो फेज 3 का जो पॉजिटिव पीक है D5 में से गुजरता हुआ S5 में से होता हुआ जाएगा और मोटर में से गुजर के वो फेज 1 से रिटर्न कर जाएगा। नाउ फाइनली फेज 3 लीडिंग पोजीशन पर आ गया है और फेज 3 लीडिंग पोजीशन में आने की वजह से D5 और S5 से साइकिल पॉजिटिव सप्लाई जाएगी मोटर को और रिटर्निंग जो पाथ है वो S2 यानी सॉरी ये जो फेज 2 है क्योंकि वो नेगेटिव पर आ चुका है, तो फेज 2 जो कनेक्टेड है वो रिटर्निंग पाथ जो है वो D6 के थ्रू जाएगा, तो इसीलिए हमें S6 जो है उस वक्त ऑन करना होगा। इस साइकिल के अकॉर्डिंगली हमने जो है ये स्विचिंग करनी होगी और इस तरह से जो मोटर है वो उसको कंप्लीट है कि इन्वर्टेड AC साइन वेव उसको मिलना शुरू हो जाएगी। अब इस जो डायग्राम है इसके साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने सिंपली अभी क्या करा है कि सिंपल ऑन ऑफ किया है कंप्लीट जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से। तो इसमें स्क्वायर वेव जो है इस इन्वर्टर की होगी और स्क्वायर वेव के साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडक्टिव लोड जो है वो उसके लिए वो डेंजरस है, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव पीक वाला जो फैक्टर होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो DC ऑफसेट होता है और जिसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। तो फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL के, तो जिसकी वजह से वो बर्नआउट होने का ख़तरा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं
पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन स्कीम जो है वो हम अप्लाई करते हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन स्कीम को हम देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करती है। इस स्कीम में हम करते क्या है कि रैपिडली जो है वो हम ओपन और क्लोज करते हैं स्विचेस को, और ईच साइकिल के लिए, जो कि प्रीवियसली हमने एक वेव फॉर्म देखी थी हमने, कि जो पॉजिटिव पीक है उसके अंदर हम डिफरेंट सेगमेंट्स हम डिसाइड कर लेते हैं। जितने ज़्यादा स्विचिंग सेगमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा हम अच्छा उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे साइन वेव, क्योंकि पीडब्ल्यूएम के थ्रू जो भी हमारे पास सेगमेंट जनरेट होंगे वो नॉट एक्चुअल प्योर साइन वेव होंगे, वो मॉडिफाइड साइन वेव होंगे। तो अब ये काम किस तरह से करता है कि हम यहाँ पे एक सिंगल फेस की एग्जांपल ले रहे हैं कि सिंपली दो स्विचेस लगे हैं और उनकी मदद से जो है वो हमने क्या कहते हैं मोटर को स्विचिंग करी है, और ये डिफरेंट सेगमेंट जो है पॉजिटिव पीक पे हैं के दरमियान में हमने इनके टाइम पीरियड और इक्वल जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से हमने इसको वेरी किया है। इसी तरह नेगेटिव जो पीक है उसके लिए भी हमने सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ईच सेगमेंट जो है उसके लिए एक करंट होगा, इसका अमाउंट ऑफ करंट उसमें से गुजरेगा। तो ईच सेगमेंट हैज अ टोटल अमाउंट ऑफ करंट दैट कुड फ्लो। ठीक है, तो pulsating the switches controls the amount of current flow occurring per segment। इसलिए कि हम जो स्विचिंग कर रहे हैं उसकी मदद से ऑन टाइम और ऑफ टाइम की मदद से हम अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे सेंटर में जहाँ पे मैक्सिमम पीक आती है तो वहाँ पे हमने ज़्यादा ऑन टाइम ड्यूरेशन रखा है, और इससे पहले जो है वो हम कम करते गए फिर बढ़ाते गए, फिर इसी तरह से हमने कम किया है, और अनटिल अनलेस हमारे पास नेगेटिव पीक आती है तो सेम पैटर्न हमने इसको अप्लाई किया। तो अब हम जो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे जो एवरेज करंट आएगा, क्योंकि जो भी हमारे पास डीसी आउटपुट वोल्टेज या करंट होता है वो एवरेज डीसी होता है, और जो मीटर जो हमें मेजरमेंट करके दिखाता है वो भी एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज डीसी दिखाता है। तो एवरेज वोल्टेज और करंट जो है वो इस तरह से जो भी हमने पल्स जनरेट करी है तो इस ड्यूरेशन में जो भी करंट फ्लो करेगा तो वो इस तरह से ये हर सेगमेंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक साइन पैटर्न को, जो कि एवरेज पल्स करंट है। ठीक है, अब ये मॉडिफाइड साइन वेव बन गई है, क्योंकि अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें पॉइंट्स को बेस्ट फिट कर्व एक ड्रॉ करना चाहें हम तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक साइन वेव की, नॉट अ ट्रू साइन वेव बट अ मॉडिफाइड साइन वेव। अगर हम ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें ये नंबर ऑफ़ सेगमेंट जो स्विचिंग है ये हमें और ज़्यादा, इनके अंदर जो गैप्स हैं वो हमें ख़त्म करना होगा और ऑफ टाइम को रिड्यूस करना होगा और छोटी छोटी पल्सेस इसमें इंट्रोड्यूस करनी होगी। तो जितने ज़्यादा सेगमेंट्स हम एक पीक साइकिल के अंदर, एक पीक के अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे उतने ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाएगी और उतना ही क्लोजर टू एक्चुअल साइन वेव ये चला जाएगा। ठीक है, यही पॉइंट लास्ट में मैंने लिखा है कि एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें नंबर ऑफ पल्स सेगमेंट जो है वो इंक्रीज करना होंगे। आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ड्यूटी साइकिल। डेफिनेटली अगर हम ऑफ टाइम ज़्यादा इंक्रीज कर दें, ऑन टाइम हम कम कर दें, तो जो वोल्टेजेस है वो हम उसको ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। यहाँ देखें कि हमने जो स्विचिंग है ऑन टाइम हमने मैक्सिमम कर दिया, ऑफ टाइम बहुत मिनिमम कर दिया, तो 240 वोल्ट्स आ रहा है हमारे पास। इसी तरह से नीचे देखें सेगमेंट्स में कि हमने ऑफ टाइम इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑन टाइम बहुत कम कर दिया, तो इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो 120 वोल्ट आ रहे हैं कि इतनी देर के लिए वो ऑन ही नहीं हो रहा है उस, तो वोल्टेज हम इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें जो टोटल जो पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक का जो टाइम पीरियड है वो हमने फिक्स रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसी तरह से जैसे हमने वोल्टेज जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, तो फॉर हाई ऑन टाइम हमने वोल्टेज बढ़ा दिया है, और जैसे ही ऑन टाइम हम कम करेंगे ऑफ टाइम को हाई करेंगे, यानी उसकी ड्यूरेशन बढ़ाते चले जाएंगे तो वोल्टेज कम होते जा रहे हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी पे भी हम काम कर सकते हैं कि जो टाइमिंग जो है इनकी, वो अगर हम इसको टोटल टाइम पीरियड को अगर हम वेरी करें कि जो ड्यूरेशन है पॉजिटिव पीक के लिए जो स्विचेस या आईजीबीटीज लगे उनका जो सेगमेंट्स पल्सेस का एक ड्यूरेशन है, इसी तरह नेगेटिव का ड्यूरेशन है, और टोटल उनका जो ड्यूरेशन अगर हम उसको वेरी करना शुरू कर दें तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, उसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया, तो जिसकी वजह से और फ्रिक्वेंसी जो है वो हमने यहाँ पे कम करना शुरू कर दिया, और अगर हमें बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है जो फ्रिक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो नीचे की तरफ यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर दिए,
और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने का मतलब है कि मोटर की जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो टॉर्क इंक्रीज करना होता है तो हम इस जो क्या कहते हैं उसकी स्पीड है वो हम उसको कम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो काम हमने प्रीवियसली देखा था वो सिंपल सिंगल फेज के लिए देखा था। अब यही PWM हमने इंट्रोड्यूस करनी होती है उस कंप्लीट VFD के अंदर। ये फीचर होता है आपने कंट्रोलर के थ्रू ये हर फेज के अंदर पॉजिटिव पीक जहाँ तक आ रही है तो वहाँ पर आपने ये PWM अप्लाई करनी होती है और इसी तरह तीनों फेजेस में आपने काम करना होता है। तो इस चार्ट में आप देखें कि यहाँ पे इनपुट सप्लाई आपने साइन वेव दी है तो जो रेक्टिफायर आपने लगाया है उसका आउटपुट जो है वो पल्सेटिंग डीसी है। तो डीसी जो लिंक इंडक्टर है वो भी आप इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं लाजमी फॉर हैवी ड्यूटी जो मोटर्स हैं ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को किल कर सकें। फिर फिल्टर कैपेसिटर लगता है ताकि जो प्योर डीसी में इसको कन्वर्ट किया जा सके। फिर जब इन्वर्टर के थ्रू जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ये PWM स्कीम अप्लाई करनी होती है ताकि जो है वो प्योर डीसी के करीब तरीन आप जो है वो आउटपुट जनरेट कर सकें।